हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं या अप टू डेट हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है ट्रांसफार्मर लॉस। किसके बारे में है? ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में। तो इतना बात हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मशीनें हैं, जितने भी हमारे उपकरण हैं, ये सभी के सभी मशीनें, ये सभी के सभी उपकरण क्या करते हैं? तो ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। जैसे जो हमारा जनरेटर है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा मोटर है वह मोटर मैकेनिकल वह हमारा जो मोटर है वह मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी जितने भी हम अपने अपने इर्द गिर्द में जो मशीनें देख रहे हैं, जो वस्तुएं देख रहे हैं, सभी क्या करती हैं? ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा को रूपांतरित करती हैं। और जब हम ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण करने के समय क्या होता है कि कुछ लॉस हो जाता है, ऊर्जा का कुछ लॉस हो जाता है। या हम यूँ कहेंगे कुछ ऊर्जा का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम लोग लॉस कहते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ट्रांसफार्मर का एक कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के क्रम में कुछ ऊर्जा की मात्रा होती है जो यूज में नहीं आ पाती है, जिस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो यह बात तो समझ में आ गई कि हम लोग ट्रांसफार्मर लॉस किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, जो ऊर्जाएं हमारी बेकार हो जाती हैं, उन ऊर्जाओं को हम लोग ट्रांसफार्मर लॉस कहते हैं। ये जो हमारे ट्रांसफार्मर लॉस होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयरन लॉस, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस। अब हम चर्चा करते हैं कि मेरा आयरन लॉस क्या है। तो ट्रांसफार्मर के बॉडी में जितने भी पार्ट हमारे आयरन के लगे हैं, ट्रांसफार्मर के बॉडी में या ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट हमारे आयरन के लगे हुए हैं और उन आयरन के पार्टों में जितना ऊर्जा का लॉस होता है वह सभी का सभी लॉस मेरा आयरन लॉस के अंतर्गत आएगा। फिर से एक बात आप याद रखिएगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट आयरन के लगे हैं और उन आयरन के पार्टों में यदि लॉस होता है ऊर्जा का तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? आयरन लॉस कहते हैं। अब चर्चा करते हैं कॉपर लॉस के बारे में। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट लगे हैं और उस सभी के सभी पार्ट कॉपर के हैं तो उसके अंदर जो लॉस होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉपर लॉस। फिर से एक बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किए जाने वाले कॉपर के अंदर जो लॉस होगा उस लॉस को हम लोग कॉपर लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? कॉपर लॉस कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लगा है, ट्रांसफार्मर के अंदर यदि हम लोग वायर के रूप में कॉपर यूज करते हैं तो वहां पे कॉपर लॉस कहेंगे। तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कॉपर का वायर यूज ना करके एल्युमिनियम का वायर यूज कर दें तो वो कौन सा लॉस कहेगा? तो वो कहा जाएगा मेरा एल्युमिनियम लॉस। तार यदि कॉपर का होगा तो कॉपर लॉस, एल्युमिनियम का होगा तो एल्युमिनियम लॉस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मेरे आयरन लॉस है दो प्रकार के, एक हो गया मेरा एडी करंट लॉस और दूसरा हो गया मेरा हिस्टैरिसीस लॉस। तो अब चर्चा करते हैं कि मेरा एडी करंट लॉस क्या है। एडी करंट लॉस क्या है? तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर में या बॉडी में उत्पन्न लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम लोग उत्पन्न लॉस को हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम डीपली जान लेते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा यह ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में हमारी एक तरफ वाइंडिंग हो गई, तो इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसके बीच हम क्या करते हैं कि आयरन की पतली पतली पत्तियों को, आयरन यानी कि सिल्क स्टील की पतली पतली पत्तियों को हम लोग स्टेपिंग कर देते हैं और स्टेपिंग करने के बाद इसके बगल में क्या करते हैं हम लोग? दूसरी वाइंडिंग को स्थापित कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके साथ साथ इसके जितने भी बॉडी हैं, जितने बॉडी के पार्ट हैं वो सभी के सभी बॉडी के पार्ट क्या होते हैं? हमारे आयरन के होते हैं। किसके होते हैं जी? हमारे पार्ट, ये सभी के सभी बॉडी के आयरन के पार्ट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब एक हमारा जो जनरेटर के बारे में बताए थे, तो जनरेटर के बारे में क्या बताए थे आपको? तो जो मेरा जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है
कि जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम लोग प्रतिच्छेदित करते हैं किसी कंडक्टर के माध्यम से, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करना यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम लोग काटते हैं किसी कंडक्टर के माध्यम से, तो हमारे उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी यानी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई को इन कराते हैं। क्या कराते हैं, एसी सप्लाई को इन कराते हैं। तो जब हम एसी सप्लाई को इन कराते हैं तो इस वाइंडिंग के माध्यम से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। और ये जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स है या वेरिएबल होते हैं, कैसे होते हैं, वेरिएबल यानी कि परिवर्तित। ये जो मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे परिवर्तित मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब परिवर्तित मैग्नेटिक फ्लक्स जा करके हमारे इस कोर के माध्यम से, किसके माध्यम से, कोर के माध्यम से जा करके इस वाइंडिंग के ऊपर पड़ते हैं, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर पड़ते हैं, तो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग मेरा प्रतिच्छेदित होता है। क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग मेरा प्रतिच्छेदित हो जाता है। तो यहाँ पर फैराडे के नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार, फैराडे के नियम अनुसार क्या होगा, इस वाइंडिंग के ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जब काटा जाएगा कंडक्टर के माध्यम से, तो जनरेटर में क्या करते हैं कि जनरेटर में है जो जनरेटर जो है मेरा, जनरेटर जो है उस जनरेटर में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स स्थिर रहता है और कंडक्टर मेरा मूव करता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरा कंडक्टर मेरा यहाँ पर स्थिर है और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या कटेगा, दोनों कंडीशन में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, मेरे इस वाइंडिंग के ऊपर सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। साथ में यह जो ऊर्जा का जो हमने क्या किया, ऊर्जा को जो हमने रूपांतरित किया, तो इस रूपांतरित करने के क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इंडक्शन। क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे या प्रेरण कहेंगे। तो प्रेरण के कारण क्या हुआ, प्रेरण के कारण हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया जी, सॉरी क्या हो गया, प्रेरण के कारण हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया जी, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ उत्पन्न हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे इस वाइंडिंग को काटा, और वाइंडिंग के साथ साथ जाहिर सी बात है कि हमारे इसके अंदर जो हम लोग पत्ती लगा रखे हैं आयरन का, इस पत्ती को भी पड़ेगा। तो जब हमारे इस सेकेंडरी वाइंडिंग में पड़ा तो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। साथ में हमारे इस पत्ती पर पड़ा तो पत्ती के ऊपर भी क्या प्रोड्यूस होगा, इस पत्ती में भी हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी। उसके साथ साथ इस ट्रांसफार्मर के बाहरी जो आवरण हो गया, बाहरी आवरण आयरन का है, किसका है, आयरन का है, और आयरन एक कंडक्टर है। तो यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, यह मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पत्ती पर भी पड़ेगा, यह मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे वाइंडिंग पर भी पड़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे इस मेटेलिक बॉडी पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों में सप्लाई उत्पन्न होगी। तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, इस पत्ती में भी प्रोड्यूस होती है, और इसके बॉडी में भी प्रोड्यूस होती है, तीनों में होती है। बस अंतर क्या होता है कि इसके मेटेलिक बॉडी में, यानी कि यहाँ पर जो पत्ती में जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है वो अल्प मात्रा में होती है, इसकी बॉडी में जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है वो अल्प मात्रा में होती है, और हमारे सेकेंडरी में जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है वो अधिक मात्रा में होती है। किस मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मगर ये जो मेरा पत्ती हो गया, इस पत्ती में यानी कि सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती हो गई, इस पत्ती में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उस ईएमएफ को हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ये जो मेरा बॉडी हो गया, आयरन का जो बॉडी है, जो ट्रांसफार्मर का जो मेटेलिक बॉडी है, इस बॉडी में भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मगर हम लोग उस ईएमएफ को क्या कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो ऊर्जा, हमारा जो ईएमएफ है वो ऊष्मा के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होता है तो हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी क्या जाती है, गर्म हो जाती है। क्या होती है जी, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। फिर से एक बार समझिएगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई हमने एसी प्रोड्यूस किया। जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं तो इस वाइंडिंग के माध्यम से ईएमएफ, इस वाइंडिंग के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं, और यह चुंबकीय फ्लक्स हमारे परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स हैं। यह परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में पड़ते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ साथ इसके अंदर जो हमने पत्ती यूज की है, इस पत्ती पर पड़ते हैं, और इसका जो बॉडी है इस बॉडी पर पड़ते हैं। क्लियर। तो जब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स तीनों चीजों पर पड़ा, वाइंडिंग पर पड़ा, मेरे पत्ती पर पड़ा, और उसके मेटेलिक बॉडी पर पड़ा, तीनों पड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गया इंडक्शन, और इंडक्शन के कारण हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई उत्पन्न हुई। यह सप्लाई अधिक मात्रा में है। इंडक्शन के कारण हमारे इस पत्ती में सप्लाई उत्पन्न हुआ,
मगर ये अल्प मात्रा में है, हमारे बॉडी में सप्लाई उत्पन्न हुआ वो अल्प मात्रा में है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग के सप्लाई को यूज करते हैं, मगर इसके पत्ती के अंदर जो सप्लाई उत्पन्न होता है उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। हमारा ये जो कोर हो गया, तो हमारा जो बॉडी हो गया, इस बॉडी में जो सप्लाई उत्पन्न हो पाई उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो यह जो सप्लाई है यह क्या होती है, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होने की वजह से यह जो बॉडी होता है ट्रांसफार्मर का बॉडी वो गर्म हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर का बॉडी गर्म हो जाता है। क्या होता है जी, गर्म हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं उसे आयरन लॉस। क्या कहते हैं, आयरन लॉस। तो आयरन लॉस के कारण क्या होता है, आयरन लॉस के कारण किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का जो बॉडी होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, आयरन लॉस की वजह से हीट हो जाता है। क्या हो जाता है जी, आयरन लॉस की वजह से गर्म हो जाता है। तो अब आपको आयरन लॉस समझ में आ गया होगा, आयरन लॉस किसे कहते हैं, बात समझ आई कि नहीं, क्या किसे कहते हैं आयरन लॉस, हम लोग बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर हम सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल, जब हमने इसके प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो जब हमने यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोड्यूस किया तो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स निकले, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे इस आयरन के पत्ती में, यानी जो मैं यहाँ पर जो पत्ती लगाया गया है, पत्ती सिलिकॉन स्टील का है या आयरन का है, तो इस सिलिकॉन स्टील की पत्ती में हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुए, पड़े। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे इस आयरन की पत्ती में पड़ेंगे, हमारे बॉडी के पत्ती में पड़ेंगे, तो जब आयरन में जब हमारे से लोहे की पत्ती में पड़ेंगे और इसके बॉडी में पड़ेंगे, तो पड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे जो आयरन का पत्ती है और यह जो बॉडी है, यह दोनों का दोनों क्या बनेगा, दोनों का दोनों यह बनेगा मैग्नेट। क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा जी, मैग्नेट बनेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्षण में यहाँ मैग्नेट बना, क्या बना, मैग्नेट बना, और सप्लाई कट कर देने के बाद इसमें से मैग्नेट का गुण खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया जी, मैग्नेट का गुण खत्म हो गया। तो जो मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर का जो पत्ती होता है या उसका जो बॉडी होता है, तो पत्ती और बॉडी का बार बार चुंबकित और विचुंबकित, यानी कि मैग्नेट का गुण आना और फिर मैग्नेट का गुण चले जाना, इसके कारण यानी कि मैग्नेट का गुण आने और मैग्नेट का गुण चले जाने के वजह से जो लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। बात समझ में आ गई। कोई भी हमारे पास डिवाइस है जिसका बॉडी मेटल का है, किसका बॉडी उसका है, मेटल का बॉडी है, यदि मेटल का बॉडी बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, तो चुंबकित और विचुंबकित करने के क्रम में जो सप्लाई का जो लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस समझ गए होंगे, हिस्टैरिसीस लॉस आप लोग समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं कॉपर लॉस के बारे में। तो कॉपर लॉस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट आयरन के लगे होंगे, जितने भी वायर आयरन के लगे, सॉरी जितने भी पार्ट कॉपर के लगे होंगे, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी हमारे पार्ट हैं, जो पार्ट हमारे कॉपर के लगे होंगे, तो उन कॉपर के पार्टों में जितना सप्लाई का लॉस होगा, उन सभी सप्लाई के लॉस हम लोग कॉपर लॉस की श्रेणी में रखेंगे। अब ये कॉपर लॉस कहाँ कहाँ होगा, तो प्राइमरी जो मेरा वाइंडिंग है यह कॉपर का है, तो जाहिर सी बात है कि इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर का है, इसमें भी लॉस होगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस कॉपर का जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में कैसे लॉस होगा। तो जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, इन सभी कंडक्टरों का दो गुण होता है, एक सप्लाई के मार्ग में सहायता प्रदान करना, और जो मेरा दूसरा गुण होता है सप्लाई के मार्ग में बाधा पैदा करना। क्लियर। तो जो सप्लाई के मार्ग में बाधा पैदा करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के क्रम में क्या होता है कि जो मेरा तार है, इस तार के अंदर का जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध क्या करता है, सप्लाई के मार्ग में बाधा पैदा करता है। और जब मार्ग में बाधा पैदा करता है, तो बाधा करने के फलस्वरूप यहाँ पर ऊर्जा की कुछ क्षति हो जाती है, जिस क्षति को हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस। क्या कहते हैं जी, कॉपर लॉस हम कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद कि हम लोग कॉपर लॉस और आयरन लॉस, कॉपर लॉस और हम लोग आयरन लॉस किस प्रकार निकालेंगे। कॉपर लॉस यदि हमको आयरन लॉस निकालना होगा तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस को निकालने का दो तरीका है। एक हो गया मेरा ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा मेरा हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग निकालते हैं आयरन लॉस। कौन सा लॉस निकालते हैं जी, आयरन लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयरन लॉस निकालते हैं। और शॉर्ट सर्किट के माध्यम से हम लोग निकालते हैं कॉपर लॉस। क्या निकालते हैं, जब लोग कॉपर लॉस हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस। ध्यान रखिएगा, जब हमको लॉस निकालना होगा ट्रांसफार्मर का, तो ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, आयरन लॉस निकालेंगे। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉपर लॉस निकालेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा चित्र पर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार हम लोग आयरन लॉस और किस प्रकार हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग ले लिया। क्या ले लिया हम लोग, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर ले लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग लेने के बाद यहाँ पर मेरा कोर हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं और इसके बगल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर लगा दिए, एम्पियर मीटर लगा दिए। अब हम इसको आगे ले जाते हैं और आगे ले जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम लोग वाट मीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जी, वाट मीटर लगा देते हैं। क्लियरली, ये जो मेरा मीटर है, यह मेरा मीटर हो गया एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, और ये जो मेरा मीटर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया वाट मीटर। क्या नाम हो गया जी, वाट मीटर हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा सेकेंडरी सिरा हो गया। क्या सिरा हो गया जी, सेकेंडरी सिरा हो गया। यह प्राइमरी वाइंडिंग, यह मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर। अब ओपन सर्किट टेस्ट हमको करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस पॉइंट पर हम लोग एसी सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर की हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। क्या रखते हैं जी, ओपन रखते हैं। तो ओपन रखने के बाद क्या होगा, मेरा वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा, एम्पियर मीटर रीडिंग बताएगा और मेरा वाट मीटर रीडिंग बताएगा। तो वाट मीटर जो मेरा रीडिंग बताएगा वो क्या होगा, वह मेरा आयरन लॉस होगा। क्या लॉस होगा जी, आयरन लॉस। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयरन लॉस निकालने के लिए हम लोग किस टेस्ट का हम लोग उपयोग करते हैं, तो आयरन लॉस निकालने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट किसे कहते हैं, एडी करंट लॉस किसे कहते हैं, तो किसी भी मशीन के बॉडी के कोर में उत्पन्न हुआ सप्लाई का जो लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का जो क्या है, आपका बॉडी जो है आयरन का होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के आयरन के बॉडी का बार बार चुंबकन और विचुंबकन के क्रम, यानी कि मैग्नेट बनाना और मैग्नेटिक शक्ति खत्म करने के क्रम में जो लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हम जान गए। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर लगा देते हैं और क्या करते हैं, हम लोग एसी सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं। तो वाट मीटर जो मेरा रीडिंग बताएगा, वह रीडिंग क्या होगा, वह रीडिंग मेरा जो आएगा वह आयरन लॉस होगा। अब चर्चा कर लेते हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, तो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर लगा देते हैं और लगाने के बाद क्या करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग एक कंडक्टर के माध्यम से क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं जी, कंडक्टर के माध्यम से शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद एक काम और करते हैं, तो एक काम ये करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एक बैरियर, यानी कि जो एक हमारा रियोस्टेट कहें, क्या कहेंगे, रियोस्टेट कर लेते हैं या बैरियर कर देते हैं, जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करे। जैसे मेरे पास एक रियोस्टेट हो गया जो वोल्टेज के मान को कम और ज्यादा करता है। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा रियोस्टेट लगा देते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इस प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर और वाट मीटर के साथ साथ एक तो हम लोग रियोस्टेट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट किसे लगाते हैं, ताकि रियोस्टेट जो है मेरा वो वोल्टेज को कम करे। अब एग्जांपल के तौर पे यह जो मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, इस ट्रांसफार्मर पर प्राइमरी वाइंडिंग में हमको 220 वोल्ट क्या करना है, इन करना है। जो मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हमको 220 वोल्ट क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, यानी कि 220 वोल्ट हमको इनपुट करना है। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट के यहाँ पर जो मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इस प्राइमरी वाइंडिंग पर हमें प्रोड्यूस करने के लिए जो वोल्ट जो हमें वोल्टेज देने के लिए जो अंकित किया गया है, वो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में अंकित किया गया है कि 220 वोल्ट सप्लाई हमको इनपुट करना है। तो हम यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट ना करके इस पूरे सप्लाई का हम लोग 5% सप्लाई क्या करते हैं, हम लोग इनपुट करते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या है, आपस में शॉर्ट सर्किट है। फिर से एक बार समझिएगा, कॉपर लॉस हमको ज्ञात करना होता है, तो कॉपर लॉस हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर लगा देते हैं और वाट मीटर के साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक ठो वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग पर जितना वोल्टेज इनपुट करने के लिए अंकित किया गया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्राइमरी वाइंडिंग में हमको 220 वोल्ट अंकित करना है, तो 220 वोल्ट का जितना 5% वोल्टेज मेरा आएगा, तो मान लेते हैं कि 220 वोल्टेज का हम यहाँ पे 5% निकाल लेते हैं। 220 वोल्टेज का हम लोग 5% जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो मेरा कट जाएगा, कितना जाएगा, 5 दूना के 10, यानी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर,
कटा दे यहाँ पर 5% यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर मैं 0 से 0 कट गया और यहाँ से कटा देते हैं तो 5 दूना का 10, यहाँ पर 2 बचेगा, कटा दे कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 वोल्ट। यानी कि 220 वोल्ट का 5% मेरा कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। यानी कि हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में कितना सप्लाई इनपुट करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई इनपुट करेंगे 12 वोल्ट। और जो मेरा वाट मीटर जो मेरा रीडिंग बताएगा वह रीडिंग क्या कही जाएगी, वह रीडिंग मेरी कही जाएगी ओपन सर्किट टेस्ट। और ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग कॉपर लॉस निकालेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के साथ में शेयर कीजिए। और इसके जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको ऑटोमेटिक आगे मिल जाएंगे।